आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के विशाल आर्किटेक्चर के भीतर एक अनोखा प्रोविजन था, एक टेम्परेरी क्लॉज जिसने 7 दशकों से ज्यादा समय तक जम्मू और कश्मीर के भाग्य को आकार दिया। इसके अस्तित्व को समझने के लिए हमें 1947 में भारत की आजादी के तूफानी दिनों में वापस जाना होगा। उस समय उपमहाद्वीप का बंटवारा हो रहा था और प्रिंसली स्टेट्स, जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, को एक चॉइस दी गई थी, या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या इंडिपेंडेंट रहें। जम्मू और कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने शुरू में अपने किंगडम के लिए एक इंडिपेंडेंट फ्यूचर की कल्पना की थी। हालांकि यह सपना तब टूट गया जब पाकिस्तान से सशस्त्र असॉल्टवर उनके टेरिटरी में घुस गए, जिससे उन्हें भारत की मिलिट्री असिस्टेंस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मदद के लिए यह अर्जेंट अपील एक कंडीशनल रिलेशनशिप की शुरुआत थी। भारत ने मदद करने के लिए एग्री किया, लेकिन इस कंडीशन पर कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में शामिल होगा। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, लेकिन यह एक्सेशन लिमिटेड था। उन्होंने भारत सरकार को केवल 3 क्रूशियल सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल ट्रांसफर किया: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी सभी मामलों के लिए स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखनी थी। इस स्पेशल अरेंजमेंट को आर्टिकल 370 के माध्यम से फॉर्मलाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइन किया गया था। इसका उद्देश्य एक स्मूथ इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक टेम्परेरी मेजर के रूप में था, जबकि उन यूनिक सर्कमस्टेंसेस का सम्मान किया गया था जिनके तहत स्टेट भारत में शामिल हुआ था। ये आर्टिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज था जो जम्मू और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता था, फिर भी इसे एक डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल आइडेंटिटी बनाए रखने की परमिशन देता था। आर्टिकल 370 का इंक्लूजन भारत के लाइफ आवर्स, जिनमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लाइफ आवर्शिप के बीच एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन का प्रोडक्ट था। इसे स्टेट के लोगों को यह आश्वस्त करने का एक तरीका माना गया कि उनकी यूनिक आइडेंटिटी और इंटरनल ऑटोनॉमी को भारतीय फेडरेशन के फ्रेमवर्क के भीतर प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस प्रोविजन ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, एक अलग झंडा और अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को गवर्न करने वाले लॉ का एक अलग सेट रखने की परमिशन दी। यह भारत के किसी भी अन्य स्टेट से अलग था, जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड था और भारत के सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गवर्न किया जाता था। इसका उद्देश्य एक ऐसे रीजन के लिए सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस की भावना पैदा करना था जो दबाव में और महान जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच संघ में शामिल हुआ था। समय के साथ इस आर्टिकल की टेम्परेरी नेचर एक इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट का सब्जेक्ट बन गया। जम्मू और कश्मीर में कई लोगों के लिए यह भारत के साथ उनके रिलेशनशिप का आधार था, उनकी स्पेशल स्टेट्स की एक संवैधानिक गारंटी। देश भर में दूसरों के लिए इसे कंप्लीट इंटीग्रेशन में एक बाधा, एक ऐसा प्रोविजन माना गया जिसने सेपरेटिज्म की भावना को बढ़ावा दिया और स्टेट को नेशनल मेनस्ट्रीम में पूरी तरह से शामिल होने से रोका। यह आर्टिकल स्टैटिक नहीं था, इसकी पावर्स को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के माध्यम से धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, जिससे स्टेट में अधिक से अधिक सेंट्रल लॉज लागू हुए। फिर भी इसकी सिंबॉलिक और लीगल पावर बहुत ज्यादा थी, जिसने 2019 में इसके एब्रोगेशन तक जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को डिफाइन किया। जम्मू और कश्मीर के भारत में शामिल होने की कहानी इतिहास का एक ड्रामेटिक चैप्टर है जो उपमहाद्वीप के हिंसक बंटवारे की पृष्ठभूमि में सामने आती है। 1947 में महाराजा हरि सिंह, एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य के हिंदू शासक, खुद को एक चौराहे पर पाए। वह भारत या पाकिस्तान के नए बने डोमिनियन में से किसी में भी शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। उनकी प्रेफरेंस अपने सुंदर किंगडम की इंडिपेंडेंस को बनाए रखना था, शायद इसे पूरब का स्विट्जरलैंड के रूप में कल्पना करते हुए। हालांकि यह अनिर्णय खतरनाक साबित हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, दोनों तरफ से पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर बढ़ता गया। महाराजा अपनी संप्रभुता के लिए अपनी पर्सनल एम्बिशन और अपने राज्य की कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक रियलिटीज के बीच फंस गए थे। अक्टूबर 1947 में स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई जब हजारों पश्तून ट्राइब्समैन पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित ने कश्मीर पर आक्रमण शुरू किया। इस सशस्त्र घुसपैठ, जिसका कोड नेम ऑपरेशन गुलमर्ग था, का उद्देश्य राज्य को जबरन पाकिस्तान में मिलाना था। असॉल्टवर तेजी से आगे बढ़े, विनाश और आतंक का निशान छोड़ गए और जल्द ही श्रीनगर की राजधानी को ही धमकाने लगे।
महाराजा की छोटी और खराब सुसज्जित राज्य आर्मी हमले को रोकने में असमर्थ थी। अपने किंगडम के पतन के कगार पर और अपनी राजधानी को आसन्न खतरे में देखकर हरि सिंह का इंडिपेंडेंस का सपना टूट गया। उनके पास अपने लोगों और अपने सिंहासन को असॉल्ट वरों से बचाने के लिए भारत से तत्काल मिलिट्री इंटरवेंशन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हताशा में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार को एक अर्जेंट अपील भेजी। भारतीय लाइफरशिप, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कर रहे थे, ने सावधानी से जवाब दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जबकि वे सेना भेजने के लिए तैयार थे, वे ऐसा तभी कर सकते थे जब जम्मू और कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन जाए। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कंडीशन नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना की तैनाती को सही ठहराने के लिए एक लीगल नेसेसिटी थी, जो उस समय तक विदेशी धरती थी। इस अल्टीमेटम और आगे बढ़ते असॉल्ट वरों की गंभीर रियलिटी का सामना करते हुए महाराजा ने आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होने की सहमति दी। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए, वही लीगल डॉक्यूमेंट जिसका उपयोग सैकड़ों अन्य प्रिंसली स्टेट्स ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने लॉवी और संवैधानिक रूप से जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। हालांकि एक्सेशन को लिमिटेड शर्तों पर स्पेसिफाई किया गया था, जिसमें केवल 3 प्रमुख रीजनों पर अधिकार क्षेत्र दिया गया था: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। लॉर्ड माउंटबेटन को लिखे गए 7 वाले लेटर में महाराजा ने एक अंतरिम सरकार स्थापित करने और कानून और व्यवस्था बहाल होने के बाद एक जनमत संग्रह कराने का भी इरादा व्यक्त किया। लोगों की इच्छा के इस संदर्भ ने एक्सेशन की अद्वितीय परिस्थितियों के साथ मिलकर विशेष संवैधानिक प्रावधानों के लिए आधार तैयार किया, जो बाद में आने वाले थे। भारतीय सेना को अगले ही दिन श्रीनगर में एयरलिफ्ट किया गया, जिसने असॉल्ट वरों के अग्रिम को सफलतापूर्वक रोक दिया और कश्मीर घाटी को सुरक्षित कर लिया। लेकिन संघर्ष ने पहले ही एक लंबे और कॉम्प्लेक्स विवाद के लिए मंच तैयार कर दिया था। आर्टिकल 370 वह संवैधानिक तंत्र था जिसने जम्मू और कश्मीर के एक्सेशन की अनोखी शर्तों को कानून में बदला, जिससे इसे भारत के किसी भी अन्य राज्य से अतुलनीय डिग्री की ऑटोनॉमी मिली। इस विशेष स्टेट्स का सबसे मौलिक पहलू यह था कि इसने राज्य को अपना संविधान रखने की अनुमति दी, जबकि बाकी भारत एक एकल एकीकृत संवैधानिक दस्तावेज द्वारा शासित था। जम्मू और कश्मीर के पास अपनी संविधान सभा द्वारा तैयार की गई अपनी शासन व्यवस्था का ढांचा था। इसका मतलब था कि राज्य के पास अपनी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए अपने नियम थे। राज्य के लिए कानून बनाने की भारतीय संसद की शक्ति एक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट में उल्लिखित 3 सब्जेक्ट्स रक्षा, विदेश मामले और कम्युनिकेशंस तक सीमित थी, जब तक कि राज्य सरकार अन्य प्रावधानों के लिए अपनी सहमति नहीं देती। यह ऑटोनॉमी दैनिक जीवन के कई महत्वपूर्ण रीजनों तक फैली हुई थी, विशेष रूप से आर्टिकल 35A के माध्यम से, जो आर्टिकल 370 से उत्पन्न हुआ था और 1954 में एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से पेश किया गया था। आर्टिकल 35A9 जम्मू और कश्मीर विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया। ये विशेषाधिकार महत्वपूर्ण थे और निवासियों और गैर निवासियों के बीच एक स्पष्ट अंतर पैदा करते थे। उदाहरण के लिए, केवल स्थायी निवासियों को राज्य में अचल संपत्ति का मालिक होने की अनुमति थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र के अद्वितीय जनसांख्यिकीय चरित्र की रक्षा करना और भूमि ओनरशिप को बाहरी लोगों द्वारा हावी होने से रोकना था। इसी तरह केवल स्थायी निवासी सरकारी नौकरियों, राज्य प्रायोजित छात्रवृत्तियों और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रकार की सहायता के लिए पात्र थे। विशेष स्टेट्स का मतलब यह भी था कि जम्मू और कश्मीर का अपना झंडा था, जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ हॉइस्टेड। यह भारतीय संघ के भीतर राज्य की विशिष्ट पहचान का प्रतीक था। इसके अलावा राज्य का अपना दंड संहिता, रणबीर दंड संहिता था, न कि भारतीय दंड संहिता जो देश के बाकी हिस्सों पर एप्लीकेबल। भारतीय संसद द्वारा पारित कई केंद्रीय कानून स्वचालित रूप से जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। उन्हें लागू होने के लिए राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना पड़ता था। इसने एक जटिल लॉवी परिदृश्य बनाया, जहां राज्य के नागरिक लॉ के दोहरे सेट, कुछ केंद्रीय, कुछ स्टेट स्पेसिफिक, द्वारा शासित होते थे, जो अक्सर अन्य इंडियन सिटीजनों को शासित करने वाले लॉवी ढांचे से भिन्न होते थे। ये प्रावधान जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए थे।
इस ऑटोनॉमी के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह एक्सेशन के समय किए गए वादों का सम्मान करने और राज्य के लोगों को उनकी पहचान के बारे में सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए एक आवश्यक समझौता था। आंतरिक मामलों में स्वशासन का अधिकार, स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा और उनकी विशिष्ट लॉबी प्रणाली का संरक्षण राज्य के भारत के साथ संबंध के आवश्यक स्तंभों के रूप में देखा गया। हालांकि इन्हीं प्रावधानों ने सेपरेटिज्म की भावना भी पैदा की और राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष का एक केंद्र बिंदु बन गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि उन्होंने राज्य के पूर्ण एकीकरण में बाधा डाली और इसके और राष्ट्र के बाकी हिस्सों के बीच एक मनोवैज्ञानिक बाधा पैदा की। आर्टिकल 370 हालांकि एक पुल बनने का इरादा था, भारतीय संविधान में सबसे विप्रोमाइजास्पद और बहस वाले प्रावधानों में से एक बन गया। इसके चारों ओर का विवाद इसके उद्देश्य और इम्पैक्ट पर गहराई से विभाजित व्यू पॉइंटों से उपजा था। आर्टिकल के समर्थकों, मुख्य रूप से मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों और जम्मू और कश्मीर के भीतर आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने इसे एक पवित्र समझौता माना। उन्होंने तर्क दिया कि यह भारत के साथ उनके संबंध का संवैधानिक आधार था, एक गारंटी कि उनकी अद्वितीय पहचान, संस्कृति और स्वायत्तता का रिस्पेक्टेड। उनके लिए आर्टिकल 370 को कम करने या हटाने का कोई भी प्रयास विश्वास का उल्लंघन और 1947 में एक्सेशन के दौरान किए गए वादों का विश्वासघात माना गया। उनका मानना था कि यह क्षेत्र के जनसांख्यिकीय चरित्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। डिबेट के दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 का पुरजोर विरोध किया, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे राष्ट्रवादी पार्टियों और भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से ने समर्थन दिया। उन्होंने इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में देखा जिसे बहुत लंबे समय तक बने रहने दिया गया था, जिससे एक तथाकथित राज्य के भीतर एक राज्य का निर्माण हुआ। उनके तर्क का मुख्य बिंदु यह था कि आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के बाकी भारत के साथ पूर्ण और अंतिम एकीकरण में एक महत्वपूर्ण बाधा था। उनका मानना था कि इसने अलगाववाद की भावना को बढ़ावा दिया, अलगाववादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया और एक मनोवैज्ञानिक विभाजन पैदा किया। एक अलग संविधान, एक अलग झंडा और संपत्ति के ओनरशिप पर प्रतिबंधात्मक लॉ का अस्तित्व इस विभाजन के सिंबलों के रूप में देखा गया, जिससे एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को जड़ें जमाने से रोका गया। आर्टिकल 370 का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक और बड़ा विवाद का बिंदु था। आलोचकों ने तर्क दिया कि भूमि ओनरशिप पर प्रतिबंध, विशेष रूप से आर्टिकल 35A में निहित, ने आर्थिक विकास और निजी निवेश को सीवियरली हैम्पर्ड। उन्होंने दावा किया कि बड़ी कंपनियां और बाहरी इन्वेस्टमेंट एक राज्य में उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने में हिचकिचाते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे उद्यमों के लिए आवश्यक भूमि का ओनरशिप नहीं हो सकता था। उन्होंने तर्क किया कि इससे औद्योगिकरण की कमी, उच्च बेरोजगारी दर और सरकारी नौकरियों और पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता हुई। राज्य अपनी अपार क्षमता के बावजूद देश के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्थिक रूप से अविकसित रहा। इस नैरेटिव ने सुझाव दिया कि लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया आर्टिकल वास्तव में उनकी समृद्धि को हिंडरिंग। इसके विपरीत विशेष स्टेट्स के समर्थकों ने जवाब दिया कि आर्थिक पिछड़ापन आर्टिकल 370 का परिणाम नहीं था, बल्कि क्षेत्र में दशकों के संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण था। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट टेक, विदेशी या घरेलू भूमि ओनरशिप लॉ की परवाह किए बिना एक संघर्ष क्षेत्र में पूंजी का जोखिम नहीं उठाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर में विशेष प्रावधानों वाले कई अन्य राज्यों में भूमि अधिकारों के लिए समान सुरक्षा थी, बिना उसी स्तर की जांच के अधीन हुए। इस प्रकार डिबेट कॉज एंड इफेक्ट के एक चक्र में फंस गई थी। क्या आर्टिकल 370 ने सेपरेटिज्म और अविकसितता का कारण बना, या यह बाहरी संघर्ष और आंतरिक अशांति से ग्रस्त क्षेत्र में एक आवश्यक ढाल था? यह मौलिक असहमति वास्तव में दशकों तक राजनीतिक विमर्श को कंटिन्यू टू डिफाइन। 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम उठाया, जिसने जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल मैप को फिर से बनाया। एक ऐसे कदम में जिसने देश और दुनिया को चौंका दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 के प्रभावी एब्रोगेशन की घोषणा की। सरकार ने सीधे आर्टिकल को निरस्त नहीं किया, बल्कि आर्टिकल के भीतर ही एक प्रोविजन, आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 का उपयोग इसे इनऑपरेटिव बनाने के लिए किया। ये क्लॉज भारत के प्रेसिडेंट को एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से आर्टिकल को अमान्य घोषित करने की परमिशन देता था, बशर्ते ये राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पर बेसिस हो। चूंकि राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में भंग कर दी गई थी, सरकार ने इस टर्म का अर्थ
राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली माना। इस डिसीजन के समय जम्मू और कश्मीर प्रेसिडेंट रूल के अधीन था, जिसका मतलब था कि कोई इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। राज्य विधायिका की शक्तियां भारतीय पार्लियामेंट में निहित थीं। सरकार ने तर्क दिया कि इससे पार्लियामेंट को राज्य असेंबली की ओर से अपनी सहमति देने की परमिशन मिली। इस सहमति पर कार्रवाई करते हुए भारत के प्रेसिडेंट ने संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी किया। इस आदेश ने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रद्द कर दिया और भारत के पूरे संविधान को राज्य पर लागू कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर को 70 वर्षों तक मिली विशेष स्टेट्स और ऑटोनॉमी को रिवोक। यह कदम उल्लेखनीय गति और गोपनीयता के साथ निष्पादित किया गया था। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ सरकार ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया। इस बिल ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केशन का प्रस्ताव दिया। पहली, जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी की तरह एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दूसरी, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, जिसने कश्मीर से सेपरेटिज्म की लंबे समय से मांग की थी, को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीधे एक लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना एडमिनिस्टर किया जाएगा। यह बिल 2 दिनों के भीतर पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया था और रीऑर्गेनाइजेशन आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लागू हुआ, जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को भारत में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण लैंड निभाई थी। कश्मीर घाटी में किसी भी संभावित बैकलैश या सिविल अनरेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़े सिक्योरिटी क्रैकडाउन को इंप्लीमेंट किया। हजारों अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख पॉलिटिकल लाइफर्स को घर में नजरबंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल फोन नेटवर्कों और लैंडलाइनों को पूरे क्षेत्र में सस्पेंड कर दिया गया, जिससे एक कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट लगा। सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सार्वजनिक सभाओं पर प्रोहिबिटेड। सरकार ने इन कठोर उपायों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों के रूप में उचित ठहराया, जबकि आलोचकों ने उन्हें सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स पर हमला बताया। उस दिन ने एक युग के निश्चित अंत को चिह्नित किया। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन ने जम्मू और कश्मीर के लीगल, इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप में एक व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। सबसे तत्काल और प्रोफाउंड चेंज रेजिडेंसी और प्रॉपर्टी राइट्स में चेंजेस था। आर्टिकल 35A के हटने के साथ परमानेंट रेजिडेंट्स और बाहरी लोगों के बीच का डिस्टिंक्शन ब्लर्ड। अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में भूमि और संपत्ति खरीद सकता है और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकता है, ऐसे अधिकार जो पहले स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित थे। सरकार ने तर्क किया है कि इससे ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित होगा, जिसका दावा है कि दशकों से इसे सप्रेस्ड। 2019 से प्रशासन ने हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स प्राप्त करने की रिपोर्ट दी है, विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में। सरकार का नैरेटिव सिक्योरिटी सिचुएशन में एक महत्वपूर्ण सुधार पर जोर देता है। अधिकारी टेररवादी घटनाओं, पत्थरबाजी के विरोध प्रदर्शनों और मिलिटेंट समूहों में स्थानीय भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट की ओर इशारा करते हैं। अलगाववादी नेताओं द्वारा जारी किए गए एक समय के लगातार बंद कॉल या बंद अप्रभावी हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक जीवन में सामान्यता की भावना आई है। पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बूम देखा है, जिसमें लाखों विजिटर्स घाटी में आ रहे हैं। सरकार इन आंकड़ों को इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करती है कि उसके निर्णायक कार्रवाई ने टेररवाद को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है और शांति और विकास के एक युग की शुरुआत की है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभ सीधे लोगों तक बिना किसी राज्य विशिष्ट प्रशासन के फिल्टर के पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रगति के इस नैरेटिव को महत्वपूर्ण स्थानीय आशंका और चिंता के साथ देखा जाता है। कश्मीर घाटी में और जम्मू के कुछ हिस्सों में भी कई लोगों को डर है कि चेंजेस से उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान, जनसांख्यिकीय चेंजेस और भूमि और संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों का क्षरण होगा। नौकरियों और निवेश का वादा अभी तक स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक रोजगार में तब्दील नहीं हुआ है, जिन्हें अब पूरे भारत के उम्मीदवारों के साथ हैव टू कम्पीट। राजनीतिक शक्तिहीनता की एक स्पष्ट भावना है, क्योंकि पूर्व राज्य अब एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें कम शक्तियां हैं जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रशासित हैं। राज्य का दर्जा बहाल करना स्थानीय राजनीतिक पार्टियों
और आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की एक प्रमुख मांग बनी हुई है। अंततः आर्टिकल 370 को हटाना भारत और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र दोनों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके समर्थकों के लिए यह एक ऐतिहासिक विसंगति का सुधार और क्षेत्र को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए एक लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक लक्ष्य की पूर्ति है। वे जिस भविष्य की कल्पना करते हैं वह आर्थिक समृद्धि, शांति और भारतीय मुख्यधारा के साथ पूर्ण आत्मसात का है। हालांकि क्षेत्र में कई लोगों के लिए भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। उनकी पहचान और राजनीतिक भविष्य के बारे में कंसर्नों से घिरा हुआ है। आगे की चुनौती धारणा के इस अंतर को पाटने, यह सुनिश्चित करने में निहित है कि विकास समावेशी हो, लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को संबोधित करना और जिस पर नया कश्मीर कहा जा रहा है उसमें बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट।